फिर बहाल करेंगे। आज या कल वहाँ के यूनिवर्सिटी के तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं माइनॉरिटी ऑफिस के सामने कि हमारा जो 25,000 मिलने का, आप क्या क्या बोलकर करने वाले थे, वादा किए थे, आप कोई वादा करने के लिए तैयार नहीं है। आप बर्थडे मना रहे हैं ह्यूमैनिटी के नाम सर, कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर हैदराबाद में जाके काम कर रहे हैं। शिवाजी नगर के अंदर तरक्की के नाम पर क्या बना है मालूम? एक टावर बना है, क्लॉक टावर। अब पूछना चाहता हूं मैं उनसे, क्या शिवाजी नगर के लोगों को वॉच देखने के लिए टावर में आके वॉच देखना क्या हर दिन? आज के ज़माने में बच्चा बच्चा जो है मोबाइल में टाइम देख के बेचता है, वो टावर की क्या ज़रूरत थी? वहाँ का बेटरमेंट काम के लिए 7 करोड़ रुपया का जो बजट उन्होंने पास कराया और वो टावर बनाया। ये बताने के लिए देखो शिवाजी नगर के अंदर टावर, वो टावर के पीछे जाके देखो वही गंदगी, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। वहाँ के 7 करोड़ रुपया जो टावर बनाए, वॉच टावर के बजाय आप एक अच्छी स्कूल बना सकते थे। हमारे शिवाजी नगर के अंदर खेलने के लिए 2 प्लेग्राउंड्स थे। एक शिवाजी नगर का प्लेग्राउंड था, एक बम्बू बाजार का प्लेग्राउंड था। हमारे बच्चे इतना टैलेंट वाले हैं, बगैर सुविधा के आज जो है मोहम्मद शमी जैसे लोग बन गए हैं। हमारे अंदर इतना टैलेंट है, लकड़ी देंगे तो बल्लेबाज अजहरुद्दीन बनाएंगे, बॉल देंगे तो मोहम्मद शमी बनाएंगे, रैकेट देंगे तो सानिया बनाएंगे। हमारे पास उतना टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को उभारने के लिए वैसे इंस्टीट्यूशंस भी ज़रूरत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज़रूरत है। हमारा स्टेडियम जो था शिवाजी नगर का, वो चला गया। अब हमारे बोलो, हमारे शिवाजी नगर के उतने लाख बच्चे कहाँ जाके खेलेंगे? कहाँ उनका टैलेंट उभारेंगे? शर्म आनी चाहिए तुमको। हमारे बच्चों को खेल से निकालकर गलियों में, गांजे में, ड्रग्स में, छोटे छोटे गलत कामों में लगाने का जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुमने उस सुविधा को छीना था। बहरहाल हम डिमांड करते हैं इन 9 एमएलए से, पहले तो आप असेंबली के अंदर बात भी करते नहीं है। आपको बात करना क्या बोल के भी आता है नहीं मालूम है क्या है, डिस्कशन में कैसे पार्ट लेना है, सेशन में कैसा हिस्सा लेना है। चंद लोगों को होगा, 1-2 को। कम से कम तुम्हें शर्म से डूबो। अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं है ताकत मुंह खोलकर बात करने की, अपना अधिकार दिलाने की, तो उस पद से अच्छा है शर्म से और तो लोगों के बदनाम होकर जाने से इज्जत से छोड़ दीजिए, रिसाइड कर दीजिए। यही हमारा डिमांड है। और ये जितने नाइंसाफियाँ हो रहे हैं, ये संगी जो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, जब तुमने बैन करने की बात करी तो इसको भी बैन करो। इन डिमांड्स के साथ हम कहते हैं कि ये टारगेट हम देंगे, टाइम देंगे। अगर नहीं करेंगे तो याद रखो, ये मत भूलो कि हम 5 साल चला लेंगे। आने वाला 24 का इलेक्शन है, हम बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको। सारी कौम को हम बेदार कराएंगे। सारे मुसलमान 90% को जाके हम गली गली में बोलेंगे। आप उनके घर का घेराव नहीं डालेंगे, मगर हम गली गली में प्रचार करके बोलेंगे ये धोखेबाज हैं, ये झूठे हैं, इनकी चक्कर में मत आइए। आपको गिराना भी हमको आता है। बस बोलने के लिए जो इजाज़त दी है उसका शुक्रिया। जय हिंद, जय एसडीपीआई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सॉरी। आज मुझे यहाँ बात करने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए शुक्रिया।
तो शुरुआत हम करते हैं 2B रिजर्वेशन से। इलेक्शन के पहले तो 2B रिजर्वेशन की जब बात हुई तो प्रोटेस्ट हो रहा था, हमारे लिए बात करेंगे बोला था। अभी देखेंगे तो एक स्टेटमेंट भी दे दिया। और दूसरी हिजाब के बारे में जब हमने आवाज़ उठाई, जब हमने हमारी बहनों के लिए आवाज़ उठाई, तब ब्यूटी कादर बोलते हैं कि अगर हिजाब पहने हैं तो पाकिस्तान जाओ, सऊदी जाओ, दुबई जाओ। और वही यूटी कादर वोट मांगने के लिए उसी गली से गुजर के वोट मांग रहे थे। और यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो माइनॉरिटीज़ के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप का जो NSP पोर्टल है वो अभी ओपन ही नहीं हुआ, लेकिन SSP ओपन हो गया। यहाँ भी माइनॉरिटीज़ के लिए एक लेट डाउन है। माइनॉरिटीज़ के लिए बात करने के लिए इतने MLAs हैं, मुस्लिम MLAs, लेकिन एक MLA भी हमारे लिए बात नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे लिए बात नहीं कर सकते तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। और औरतों के बारे में जब प्रभाकर भट्ट ने एक स्टेटमेंट दी तो एक भी मुसलमान MLA ने आवाज़ नहीं उठाई। तो इनको लगा कि औरतें सिर्फ घर पे रहेंगी, नहीं, हम घर भी चला सकते हैं और देश भी। और जो प्रभाकर भट्ट के लिए नॉन बेलेबल एक्ट्स लगे थे, उसके बावजूद उसको एंटिसिपेटरी बेल मिल गया। फेक फैब्रिकेटेड केसेस में जेलों में है, उनके लिए क्यों ये नहीं हुआ, बेल नहीं हुआ। और तो और एक स्टेटमेंट होता है कि हिजाब के बारे में, उसी कुछ दिनों बाद स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। किस बात की डर है आपको? आपकी सरकार है, हमने आपकी सरकार को, बीजेपी हटाने के लिए आपकी सरकार को चुना है। अब आप बात क्यों नहीं कर सकते? अगर उस टाइम पे हम हमारे हक के लिए हम बात करेंगे और अब भी हमें ही बात करना है तो हम अपने हक को चुने ही क्यों? और दूसरी चीज़ अगर बताना चाहूँगी तो और भी MLAs है जो अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, लिंगायत हो, अपने कौम के लिए बात कर रहे हैं। और हमारे मुसलमान MLA अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं। 5 साल में पूरा एक मुसलमान की एक बात के लिए भी उन्होंने बात नहीं की। और ये जो MLAs बने हैं हमारे वोट पे बने हैं, 90% मुस्लिम वोट से बने हैं। और इतना सब होने के बावजूद ना होम मिनिस्टर कुछ बात कर रहे, सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर कुछ बात कर रहे, होम मिनिस्टर कुछ बात कर रहे, या फिर DK शिव कुमार कुछ बात कर रहे। क्यों बात नहीं कर रहे? हमने आपको चुना ही क्यों? चुप रहने के लिए? आप अभी भी संघी के पपेट्स हो क्या? और यही क्यों? फैसिस्ट को लिए एक कानून और मुसलमानों के लिए एक कानून क्यों? मैं ये पूछना चाहती हूँ। जब उसने एक इतना सबके सामने ओपनली स्टेटमेंट दिया, औरतों के बारे में इतना गंदा बुरा भला कहा, उसको उसी टाइम पे जेल में डालना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्या हुआ? नाव बंदी सल्ला। क्यों आप नहीं जेल में डालना चाहते? डर गए क्या? और तुम लोगों को क्या लगा कि हम औरत हैं, हम कुछ कर नहीं सकते? आप ये मत भूलो कि अगर हम घर संभाल सकते हैं तो देश संभालने भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लिए 10,000 करोड़ बजट ये हुआ था, अभी तक माइनॉरिटीज़ के लिए हुआ क्या? और जो हमारे MLAs है बर्थडे पार्टी में बहुत बिजी है, बर्थडे पार्टी करेंगे, सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसी टाइम पे जब मुसलमानों के पे बात आई तो कहाँ थे वो? कहाँ छुप के बैठे थे? और यहाँ पे ऐसी नौबत आई है हमारे यहाँ पे, हमें खुद उनको बोलना पड़ रहा है कि आओ हमारे लिए बात करो। क्यों? हमें उनको इतना भी ये नहीं है कि मुसलमानों की वजह से हम ये इस स्टेज पे आए हैं। पूरा साउथ से निकालने के लिए मुसलमान कर्नाटका में मुसलमानों के वोट से जीते थे। जब इलेक्शन के टाइम आई, वोट डिवाइड होगा, हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कहाँ गए? इसमें कोई गारंटी नहीं है। महिलाओं के लिए, औरतों के लिए कोई गारंटी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक बोला कि वो 2,000 रुपीज़ देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमारे हक की बात का क्या?
क्यों आप चुप बैठे हो? बात करो आप। इतने एमएलएस है हमारे, फिर भी बात नहीं कर रहे, वो तो बिजी है। और रही बात हमारी जो यूटी कादर की स्पीकर है, उनका काम क्या है? सच के लिए आवाज उठाना। वो जो इतना बड़े पोस्ट पे है, वहाँ पे वो कर क्या रहे हैं? जब भी उनको देखो समस्याओं के जब बात करें तो वो होते नहीं, कभी कंबला में बिजी होते। एंटरटेनमेंट के लिए उनको चुना गया है, मुसलमानों के लिए एक बात भी उन्होंने बात नहीं की, चाहे हिजाब के मसले में हो या फिर बहुत सारे या प्रभाकर भट्ट के मसले में हो। और मुझे ये मुसलमान एमएलए से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर कट जवाब दो, आप आरएसएस के गुलाम हैं या कांग्रेस के नेता? इतने सब होने के बावजूद हम अगर बात कर रहे हैं तो फिर भी वो लोग सुन नहीं रहे हैं। हर बात के लिए हमें जाके पूछना पड़ता है, हमारा हक दो, हमारा हक दो। अगर इतना पूछना ही था तो आपको हम इलेक्ट ही क्यों करते? और मैं ये बताना चाहती हूँ कि औरतों के बारे में जो भी अभी प्रभाकर भट्ट हो, ये नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, फिर भी एक बार भी उन्होंने बात नहीं की हमारे लिए। क्यों? और ये सब जो लीडर्स बने हैं, कैसे बने हैं? हमारे लिए बात करके कुछ नहीं बने, ये लोग उनके गुलामी करके बने हैं। और अगर हम इनको जितवाने की ताकत रखते हैं तो उसी स्टेज पे उतरवाने की भी ताकत हम रखते हैं, ये याद रखिए आप। और इंशाल्लाह अगर ये यहाँ पे हमारे हक के लिए अगर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सबके सामने और एक चुनौती दे रही हूँ कि ये आज यहाँ पे होगा, कल आपके घर पे भी होने के लिए हम तैयार हैं। हम डरने वालों में से है नहीं, हम टिप्पू सुल्तान के नस्लों से आते हैं, सावरकर के औलाद से नहीं आते। और मुझे यहाँ पे बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए फिर से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। उत्तर नीडी, उत्तर नीडी, उत्तर नीडी, उत्तर नीडी, सिद्धरामಯ್ಯ मेरे उत्तर नीडी। हेलो मिस्टर सिद्धरामಯ್ಯ, ಕೇಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು, ಮಹಿಳಾ ಮನಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು, महिला मनिಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು। हेलो मिस्टर होम मिनिस्टर, हेलो मिस्टर होम मिनिस्टर, ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು। ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನಾ? ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಮೂಕ ಶಾಸಕರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಮೂಕ ಶಾಸಕರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ, ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಉತ್ತರ ನೀಡಿ। ಭಯಬೇಕೆ, ಭಯಬೇಕೆ, ಪಟ್ಟಣನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಭಯಬೇಕೆ? ಹೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯುಟಿಕೆ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ। ನೀವು ಫಾಸಿಸ್ಟರ ಗುಲಾಮರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರೇ? ಶುಕ್ರಿಯಾ। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब को आकर अपने तासीरात को पेश करें। सर ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ
ಶಾಸಕರೇ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಬುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಶರೀಫ್ ರವರೇ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಅವರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೆಹಬೂಬ್ ರವರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೋಮು ವಿದ್ವೇಷ, ಧರ್ಮದಂಗಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ನೀಡಿ 135 ಸೀಟ್ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಂತಹ 2B ರಿಸರ್ವೇಷನ್, 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೇತಾರರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಡಳಿತ ಬಂದ ಮೊದಲ ದಿನ ನಾವು 2B ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 8 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 2B ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಥಾದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನಿಮಗೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಎಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅಂತ. ಆನಂತರ ಇವರ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇವರ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ 10,000 crores ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. 10,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದುರಂತ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಳೆದು ಜನವರಿ, ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿದೆ. 2,200 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10% ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. जो माइनॉरिटी के लिए जो बजट 10,000 करोड़ का वादा करे थे जो इलेक्शन से पहले, ये साल में 2,200 करोड़ दिए. ये 2,200 करोड़ में अभी तक, दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी है, अभी 2.5 महीना बाकी है पूरा बजट खाली करने के लिए. अभी तक ओनली 10% खर्च हुआ है. दूसरा इधर जिक्र आया माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो PhD करते हैं, ಫೆಲೋಶಿಪ್ करते हैं, ಏನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ PhD ಮಾಡುವಂತಹ, MPhil ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ
35,000 ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿತು. 10,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದನೇದು, ಮೈನಾರಿಟೀಸು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಕಡಿಮೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 224 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು 1 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ 1 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು 70 ಲಕ್ಷ. ಈ 70 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು